हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अध्ययनिक्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी में आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो को बस आप क्या करो, अंत तक देखो। प्रोबेबिलिटी से अगर आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है? एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, a number 3 और 4, a number less than 5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है डाई पे। डाई आप लोगों को पता है ना, अगर आप लूडो खेलते हो तो उसमें डाई रहता है, ठीक है, जो क्यूब रहता है वो डाई रहता है। उसको फेंका गया और उससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है अनबायस्ड। अनबायस्ड जैसे देखिए डाई जो होगा, अनबायस्ड का मतलब हो गया कि वो एक नॉर्मल डाई है, वो सबके लिए इक्वल वैल्यू देगा। ऐसा नहीं कि किसी को कोई अगर हम फेंक रहे हैं तो कुछ और वैल्यू देगा, कोई आप फेंक रहे हो तो कुछ और वैल्यू देगा। नहीं, डाई में आपको पता है 1 to 6 वैल्यू होता है, मतलब उन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। ऑब्वियस है, हम फेंकेंगे कुछ मिलेगा, आप फेंकोगे कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो 1 से 6 के बीच में ही। ऐसा नहीं कि आपके लिए वो बस 2 और 4 देगा या मेरे लिए सिर्फ 1 और 3 देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं वो बायस्ड डाई है, वो मेरे लिए बायस्ड है या आपके लिए बायस्ड है, लेकिन यहाँ लिखा है अनबायस्ड, ठीक है। अनबायस्ड मतलब कि बढ़िया। उसी तरह अगर आप अनबायस्ड कॉइन बोलते हो तो अनबायस्ड कॉइन का मतलब भी होता है कि बढ़िया कॉइन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो हेड टेल के अलावा कुछ और दे रहा है या फिर सिर्फ हेड दे रहा है। अगर सिर्फ हेड देता या सिर्फ टेल देता तो उसको हम बायस्ड कॉइन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग सुनते हो ना वर्ड खोटा सिक्का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा बात नहीं है। यहाँ पे क्या बात किया है? अनबायस्ड का, ठीक है। अनबायस्ड मतलब एकदम नॉर्मल। तो एक डाई को फेंका गया, प्रोबेबिलिटी बताना है कि हमको मल्टीपल ऑफ 3 मिल रहा है। तो आप लोगों को पता है अगर हम एक डाई को फेंकते हैं, तो क्या हमारा सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या हमको मिल पाता है अगर एक डाई को फेंकते हैं। तो एक डाई को जब हम फेंकते हैं तो हमें मिलता है 1 2 3 4 5 6, यही सब चीजें हमारी आती है जब हम एक डाई को फेंकते हैं, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, मतलब यहाँ देखो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो हम कहते हैं ना NS बराबर कितना है? 6 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 6 है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपको बताना है कि मल्टीपल ऑफ 3 मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले मानते हैं लेट E1 को क्या मानते हैं? इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल मिलने का इवेंट क्या है? E1 है। तो E1 बराबर क्या हम लिखेंगे ब्रैकेट में? क्या लिखेंगे? अब देखो S से ही हम E1 लिखेंगे, तो S में कौन कौन सा 3 का मल्टीपल है? तो वो है 3 और 6, ठीक है। तो हमारा NE1 कितना आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1 कितना आया? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा E1 का? जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 को हम क्या लिखेंगे? PE1। तो PE1 किसके बराबर आएगा? NE1 बाय NS के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/6, यानी कि 1/3। बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है? नंबर 3 और 4। तो E2 में हमारा क्या होगा? या तो 3 होगा या तो 4 होगा। तो NE2 भी क्या होगा? 2। तो इसका मतलब PE2 क्या होगा? 2/4। हम लिख सकते हैं ना 2/6, ठीक है। NE2 बाय NS, तो NE2 का वैल्यू 2 और NS का वैल्यू 6, तो ये भी हो जाएगा 1/3। थर्ड है अ नंबर लेस देन 5। तो लेस देन 5 अगर नंबर है तो थर्ड हम मान लेंगे E3 बराबर क्या मानेंगे? इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। तो E3 बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। तो NE3 हो जाएगा आपका 4 के बराबर। तो इसका मतलब PE3 पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, तो वो हो जाएगा NE3 बाय NS। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4/6, यानी कि 2/3, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर है। बात समझ में आया? कैसे सॉल्व करोगे समझ में आ गया? आप यहां प्रॉपर्ली लिखोगे। PE1 के बाद क्या लिखोगे? लेट PE1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। उसी तरह PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ क्या है? 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3 और 4, और थर्ड में लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, ठीक है। तो ऐसे आप खुद से लिख लेना, और भी चीज जो लिखना होगा यहाँ पे लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द balls being of same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball? ठीक है, हाँ। तो देखो आपको क्या क्वेश्चन में बोला है कि एक बैग में 3 तरह का बॉल रखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम एक बैग ले लिए, इस बैग में कितने तरह के बॉल हैं? 3 तरह के। तो 3 बॉल हैं, एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है। एक रेड है, दूसरा ब्लू है और तीसरा क्या है?
हाँ येलो है, ठीक है, तीनों सेम साइज का बोला है ना, तो सेम साइज का ही लेते हैं। रेड ब्लू, अगर आप यहां देखो ये ब्लू बॉल हमने बनाया है, तीसरा कौन सा है, येलो है। ठीक है, तो देखो आपके पास तीन बॉल आ गए यहाँ पे, एक रेड, एक ब्लू और एक येलो। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि येलो बॉल के निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। देखो प्रोबेबिलिटी हम कब निकाल रहे हैं, जब यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। जैसे बैग में तीन तरह के बॉल थे, रेड, ब्लू और येलो, लेकिन कृतिका क्या की, वो बैग से निकाली बिना उसको देखे, एक बॉल को निकाली, बिना उस बॉल को देखे वो बॉल को निकाली, और बताना है हमको कि येलो बॉल का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो पहले एक बात बताओ, आपके पास टोटल बॉल कितने हैं, तीन है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एनएस बराबर हमारा यहाँ पे 3 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, या टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट हम मान लेते हैं E1 बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग येलो बॉल। तो इवेंट ऑफ गेटिंग येलो बॉल, तो NE1 क्या हो जाएगा, येलो बॉल तो एक ही है ना पूरे बैग में, तो इसका मतलब NE1 1 हो जाएगा। तो PE1 क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, तो यहां पे हो जाएगा NE1 बाय NS। तो यहां पे क्या हो जाएगा, NE1 1 और NS यानी कि 3। बात समझ में आया, 1/3। नेक्स्ट है रेड बॉल भी एक ही है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/3। और थर्ड हमारा क्या है, ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल भी तो एक ही है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/3। तीनों का आंसर सेम ही आएगा। बात समझ में आया। आप ये सब में भी, सेकंड और थर्ड में भी पूरा एक्सप्लेनेशन खुद से लिख लेना, ठीक है। बाकी तीनों का आंसर क्यों सेम आएगा, क्योंकि तीनों बॉल बराबर थे। तो यहां आप लिख सकते हो E2 बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो NE2 जो आएगा वो भी 1 के बराबर आएगा, NS आपका 3 है। थर्ड में NE3 आप लोगे इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो NE3 भी आएगा 1, तो आंसर क्या आएगा, 1/3। बात समझ में आया, खुद से इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 12 balls out of which X are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? आगे, if 6 more black balls are put in a box, find the probability of drawing a black ball is now double of what is was before. Find X। अच्छा, ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है, बोल रहा है कि एक बैग में टोटल 12 बॉल थे, मतलब स्टार्टिंग में NS कितना था, 12 था। एक बैग में कितने टोटल बॉल थे, 12 थे, जिसमें से X जो था वो ब्लैक था, X यानी NB हम कर देते हैं, ये कितना था, X, ठीक है। तो इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, देखिए हम सबसे पहले B को मान लेते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ठीक है। ब्लैक बॉल का इवेंट क्या है, B है, तो B बराबर या फिर NB बराबर कितना दे रखा है, X दे रखा है। साथ ही NS आपको पता है, NS यानी कि टोटल वो दे रखा है 12। तो PB क्या होगा, PB का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। जब एक बॉल को पिक किया गया, ड्रॉ किया गया बॉक्स से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल हो जाएगा PB। तो PB क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, NB बाय NS, ठीक है, यही लिखेंगे। तो NB जो होगा वो X होगा और ये 12 होगा, ठीक है। तो ये यहां तक हम लिख दिए जो डेटा हमको दिया हुआ है। उसके बाद बोला है 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। बैग में पहले टोटल 12 बॉल थे, बाद में 6 और ब्लैक बॉल को रखा गया। बात समझ में आया, 6 और ब्लैक बॉल को रखा गया, और X की संख्या स्टार्टिंग में X थी, बाद में 6 और हो गई। तो इसका मतलब टोटल ब्लैक बॉल सब कितना हो गया, ब्लैक बॉल सब कितना हो गया, X + 6। पहले X था लेकिन बाद में कितना हो गया, X + 6। सो टोटल बॉल्स कितना हो जाएगा, टोटल बॉल्स हो जाएगा आपका 12 + 6 यानी कि 18, ये हो जाएगा। बात समझ में आया। टोटल ब्लैक बॉल जो हो गया वो 6 बढ़ गया, तो टोटल बॉल भी बढ़ जाएगा। पहले 12 था, उसमें से 6 हम और ऐड कर दिए, ठीक है, बात समझ गए। तो अब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, अगर हम इसको PB1 मान लें और इसको PB2 मान लें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल का क्या हो गया, डबल हो गया। यही ना लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल नाउ इज डबल ऑफ व्हाट इज वाज बिफोर। तो PB2 जो होगा वो हो जाएगा X + 6/18, यही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो PB1 था वो NB/NS था, जो था X/12, लेकिन बाद में X + 6/18 हो गया। बात समझ में आया, 6 और ब्लैक बॉल यहां पे आ गया, ठीक है। तो 2 आपका यहां इक्वेशन बना है।
अब बोला क्या है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी किसका डबल है, तो बोला है जो बाद में जब 6 बॉल ऐड करने के बाद प्रोबेबिलिटी आया वो डबल हो गया पिछले वाले का। तो इसका मतलब जो PB2 है वो डबल है PB1 का। तो हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा सकता है ना कि PB1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो PB2 के बराबर मिलेगा। यही तो मतलब हुआ कि PB2 जो है वो डबल हो गया PB1 का। तो 2 टाइम्स PB1 होगा x/12 और इधर कितना हो जाएगा x + 6/18। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन को अगर हम इधर सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 2 से 6 बार में गया तो LHS में बचेगा x/6 बराबर इधर बचेगा x + 6/18। 6 से कटा 3 बार में तो ये आया 3x बराबर x + 6। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो स्टार्टिंग में ब्लैक बॉल कितना था 3 था, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। देखो अब ये क्वेश्चन इंग्लिश के अल्फाबेट से है, तो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो इंग्लिश भी तो पढ़ रहे होगे, अगर नहीं भी पढ़े होगे अभी पढ़ रहे होगे, लेकिन फिर भी आपको ये मालूम होगा ना कि इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, 26। तो 26 अल्फाबेट में आपको ये तो पता है कि कुछ वॉवेल्स होते हैं कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। वॉवेल्स क्या होते हैं, वॉवेल्स जो होते हैं A, E, I, O, U कितने होते हैं टोटल, 5 टोटल, मतलब इसकी संख्या कितनी होती है 5। बात समझ में आया। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो होते हैं 21, क्योंकि 26 टोटल अल्फाबेट होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होगा। हम इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स को चूज कर रहे हैं, सारे लेटर्स को सामने रख लिए हैं और एक लेटर को हम चूज कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कॉन्सोनेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसका मतलब हम अगर माने लेट ई बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट, इवेंट ऑफ क्या लिख दिया मैंने, इवेंट ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, गेटिंग अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये ई तो ये हमारा इवेंट हो गया। तो इसका मतलब एन ई कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा 21, क्योंकि कॉन्सोनेंट टोटल कितने होते थे 21। ठीक है, कॉन्सोनेंट टोटल कितने होते थे 21। और एनएस आपको पता है, एनएस जो होगा वो टोटल अल्फाबेट होगा जो कि 26 के बराबर। तो पीई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट कितना होगा, एन ई बाय एन एस। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 21/26। यही आपका आंसर हुआ। बात समझ में आया, कॉन्सोनेंट को चूज करने का ये प्रोबेबिलिटी होगा। अगर आपका वॉवेल्स पूछता तो वो आंसर हो जाता 5/26। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर देयर विल बी 53 ट्यूसडेज। देखो अगर आपको एक बात पता होगी तो आपको पता है कि 2 तरह के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर जो होता है वो टोटल 365 डेज का होता है। कितने डेज का होता है 365 डेज। ये हुआ नॉर्मल ईयर। और जो लीप ईयर होता है वो 366 डेज का होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है लीप ईयर। अब आपसे पूछा है कि बताना है कि लीप ईयर में टोटल 53 ट्यूसडेज है। ठीक है, ट्यूसडेज का मतलब जैसे आपको पता है ना कितने वीक होते हैं, वीक नहीं, पहले आप बताओ वीक में कितने डेज होते हैं। वीक में आपको सब लोगों को पता है 7 डेज होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ट्यूसडे का बात करेंगे तो ट्यूसडे एक वीक में तो आएगा। अब आपको यहां पे मालूम होना चाहिए कि जब हम लीप ईयर का बात करते हैं, लीप ईयर का जब बात होता है तो यहां पे हमारे होते हैं 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। ठीक है, मतलब जो एक लीप ईयर होता है ना वो 52 वीक को तो पूरा करता ही है, मतलब 52 × 7 प्लस 2 वीक उसमें और एक्स्ट्रा आते हैं, मतलब ये होता है 364 और 2 एक्स्ट्रा डेज आते हैं। ठीक है, इनको हम ऑड डेज कहते हैं। तो हमसे तो ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लीप ईयर में 53 ट्यूसडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो अगर 52 वीक कंप्लीट होते हैं लीप ईयर में तो इसका मतलब शुरुआत में 52 ट्यूसडेज तो होंगे ही, क्योंकि ये पूरा डेज कंप्लीट होगा। कहीं से भी आपका डे स्टार्ट हो, ईयर का फर्स्ट डे कहीं से भी स्टार्ट हो, 52 वीक्स के बाद आपको टोटल
डेज मिल ही जाएंगे, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो। तो टोटल ट्यूसडेज तो हमको मिलेंगे यहाँ 52 तक। अब एक और ट्यूसडे हमको बढ़ाना होगा, तभी तो हम कहेंगे कि टोटल 53 ट्यूसडेज है। तो कैसे हम बढ़ाएंगे? अब देखो 52 तो पहले मिल गए, अब एक और बनाने के लिए हमारे पास कितने और डेज है? 2 और डेज है, यही ना। अब 2 और डेज में हमको ट्यूसडेज बोलना है, तो जरूरी थोड़ी है कि लास्ट में सिर्फ ट्यूसडे आएगा। लास्ट में कैसे डेज आ सकते हैं? अगर आपको पता हो तो लास्ट में डेज कैसे बढ़ सकते हैं? देखो, अगर हम बोलें कि जो 2 डेज है अगर वो संडे से स्टार्ट हो रहा है तो अगला मंडे होगा, यही ना होगा, संडे मंडे। दूसरा क्या हो जाएगा? संडे वेडनेसडे तो नहीं हो सकता, संडे ट्यूसडे नहीं हो सकता। अब संडे खत्म, अब हम बोल सकते हैं दूसरा होगा मंडे ट्यूसडे। तीसरा क्या हो जाएगा? ट्यूसडे वेडनेसडे। चौथा वेडनेसडे थर्सडे। पांचवा थर्सडे फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, और एक लास्ट होगा सैटरडे संडे। कुछ इन्हीं तरीके से तो आपका डेज आएगा लास्ट में। जो भी डेज आएंगे 52 वीक्स के बाद, वो कुछ डेज तो ऐसा ही ना होगा, या तो संडे मंडे हो, या तो मंडे ट्यूसडे हो, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या तो वेडनेसडे थर्सडे हो, या तो थर्सडे फ्राइडे हो, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो, या फिर सैटरडे संडे हो। बात समझ में आया? इतने तरीके से आपके क्या होंगे? डेज होंगे, जो 2 और डेज एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ऐसे ही हो सकते हैं। वो आप डिपेंड करेगा कि आपका 52 वीक्स खत्म कहां पे हुआ है। बात समझ में आया? तो आपसे पूछा था ट्यूसडेज होना चाहिए, तो एक बात बताओ, इन सब में इसको अगर हम एस कहें तो ये चलेगा, क्योंकि हमारे पास साथ ही तरीका से हम इस 2 डेज को देख सकते हैं। साथ ही तरीके से, 7 तरीका कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 तरीका। अब 7 तरीका यहां एनएस हो गया, तो एनएस हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 7। एनएस कितना हो गया? 7। अब हमको बोल रहा है कि ट्यूसडे होना चाहिए उन दोनों दिनों में, तो ट्यूसडे कहां कहां आ रहा है? एक ट्यूसडे अगर हमको बढ़ाना है तो एक यहां पे आ रहा है ट्यूसडे, एक यहां पे आ रहा है ट्यूसडे, और एक यहां पे आ रहा है ट्यूसडे। तो इसका मतलब अगर हम इवेंट ऑफ गेटिंग करें, E इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग 53rd ट्यूसडे, तब हमारा इवेंट क्या बनेगा? इवेंट हमारा बन जाएगा मंडे ट्यूसडे, एक केस मंडे ट्यूसडे, या फिर दूसरा केस ट्यूसडे वेडनेसडे, यही बनेगा। तो यहां से हमारा एनी कितना निकल के आएगा? एनी निकल के आ जाएगा, NE निकल के आ जाएगा 2। बात समझ में आया? NS कितना आया था? 7, और NE कितना था? 2 था। तो आपसे पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडे, मतलब टोटल 53 ट्यूसडे होने चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी पूछा था। 52 तो आपको ट्यूसडे पहले से मिल गया, 52 सारा डे मिलेगा, लेकिन हमको जो 53वां दिन निकालना है, 53rd डेज जो निकालना है, ट्यूसडे होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? NE बाय NS। तो हमारा इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा? NE बाय NS। तो NE कितना था आपका? 2 था, और NS कितना था? 7। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2/7। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया? 2/7। बात समझे? क्योंकि हमारा पहले जो जितना भी वीक था वो ट्यूसडे देगा ही। बात हमको प्रॉब्लम यहां बस 53 जो 2 ऑड डे आ रहा है ना, उसमें आने का है। तो उसमें ट्यूसडे 2 ही तरीके से आ सकता है, या तो मंडे पहला दिन हो, या तो ट्यूसडे दूसरा दिन हो, या फिर ट्यूसडे पहला दिन हो, वेडनेसडे दूसरा दिन हो। 2 ही डे आएगा, इसके अलावा ट्यूसडे तो और कहीं नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल तो 7 था, लेकिन ट्यूसडे 2 तरीके से बस आया था। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 2/7। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछा था। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है, सेम ही तरीके का है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डाटा नॉन लीप ईयर देयर विल बी 53 ट्यूसडे। अब देखो, लीप ईयर में टोटल होते हैं 366 डेज, नॉन लीप ईयर में होते हैं 365 डेज, जिसमें हम बोलते हैं 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे, यही कहलाता है नॉन लीप ईयर। 52 वीक्स और 1 ऑड डे, तो इसका मतलब 52 वीक्स का अगर हम बात करेंगे तो इसमें तो सारा डेज कवर हो जाएगा, मंडे टू संडे। ठीक है, सारा डेज कवर हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक एक्स्ट्रा ऑड डे का बात करें तो इसमें क्या क्या आ सकता है? या तो सबसे संडे आ जाए, या तो मंडे आ जाए, या तो ट्यूसडे आ जाए, या तो वेडनेसडे, या तो थर्सडे, या तो फ्राइडे, या तो सैटरडे, यही आएगा। तो इसका मतलब यहां पे भी NS कितना हो जाएगा? 7, और ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो NE कितना हो जाएगा? 1। तो PE कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? 1/7। ठीक है, तो ये आंसर होगा। बात समझ में आया? कैसे स्टेप लिखना है आप पिछले क्वेश्चन में देख के समझ लेना कि हम क्या बोले हैं कि सिर्फ ऑड डे एक है तो उसमें ये सब दिन आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम जो होगा वो हमारा NS बराबर 7 हो जाएगा। तो NE इवेंट ऑफ गेटिंग अ ट्यूसडे कितना होगा? 1 के बराबर। इवेंट ऑफ गेटिंग अ ट्यूसडे वो हम सिर्फ लिखेंगे E बराबर, यहां लिखेंगे ना, सिर्फ ट्यूसडे लिखेंगे।
ठीक है, सिर्फ ट्यूसडे लिखेंगे तो एनी बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब एनी बाय एनएस जो होगा वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/7। समझे? पिछला 2/7 क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा दो तरीके से चल रहा था, यहाँ एक ही तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 अनबाइस्ड कॉइन को हम फेंक रहे हैं। अनबाइस्ड कॉइन मतलब कॉइन बढ़िया रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि किसी एक ही रिजल्ट को दे रहा है हमेशा, ऐसा नहीं रहेगा। तो अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम जब एस लिखते हैं ना, एस का मतलब टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस, वो हमारा कैसे बनता है, तो 3 कॉइन रहता है ना, तो आपको लिखने का ये तरीका होना चाहिए कि 3 कॉइन जब रहता है तो टोटल 8 आउटकम आते हैं। कितने आते हैं? 8 आउटकम। मतलब हम यहां बोल सकते हैं 2 टू द पावर 3 आउटकम ये आते हैं, मतलब ये एनएस का वैल्यू होता है, यानी कि 8। ठीक है, 8 होता है। तो बट 8 कैसे लिखा जाता है? डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बट एक मैं तरीका सिखा रहा हूं। अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले क्या करो, 8 है ना टोटल, तो 4 हेड में पहले बांट दो, 4 हेड, उसके बाद 4 टेल में बांट दो, टी 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 टी। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद 4 हेड लिखे, 4 टेल लिखे, अब लिखो 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल। तो ये जो होंगे वो टोटल आउटकम होंगे। कितने होंगे टोटल आउटकम? 8। देखो 8 हुए ना। अगर 3 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो यही सब तो आउटकम मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हेड जैसे, और लिखने का तरीका भी बता दिया, 4 बार आप हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। ठीक है, फिर 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, लास्ट में 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ठीक है, तो आपसे पूछा है ऑल हेड्स, तो ऑल हेड्स मतलब लेट इवन बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, ऑल हेड्स। तो इवन बराबर क्या हो जाएगा, सारे हेड कहां कहां आ रहे हैं, बस एक जगह आ रहा है, एच एच एच। तो एन इवन कितना हो जाएगा 1, एन इवन कितना हो जाएगा 1। तो एनएस अभी हमने कितना बताया, एनएस यहाँ पे कितना था 8 था, तो पी इवन कितना हो जाएगा, पी वन हो जाएगा 1/8। बात समझ में आया, पी वन हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट था 2 हेड्स। अब 2 हेड्स आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, और कहीं यहाँ मिल रहा है। 3 जगह पे आपको क्या मिल रहे हैं, 2 हेड मिल रहे हैं। तो Na2 क्या हो जाएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/8। वो भी आप खुद से करना, सेकंड खुद से करना। 1 हेड कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, और कहाँ मिल रहे हैं 1 हेड, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 2 जगह आपको 1 हेड मिल रहे हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2/8। ठीक है, 2 हेड आपको 3 जगह पे मिल रहे हैं, आप ध्यान देना 3 जगह पे मिल रहे हैं, 1 हेड आपको 2 जगह पे मिल रहे हैं, और लास्ट बोला है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब है 2 हेड तो होना चाहिए, बट 2 से ज्यादा भी है तो चलेगा, कम से कम 2 होना चाहिए। तो एटलीस्ट के लिए आपको क्या होगा, HHT होगा, HHT ये होगा, HTH होगा, ठीक है, और THH होगा। एटलीस्ट के लिए जो 2 हेड का केस था ना वो तो होगा ही, उसके अलावा ट्रिपल वाला भी केस होगा एटलीस्ट 2 हेड के लिए। बात समझ में आया, तो वो हो जाएगा 4/8। बात समझे, तो ये क्वेश्चन वैसे बनेगा। ठीक है, आप सारा कुछ अपने से बना लेना है, इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाला बता दिया, बाकी क्वेश्चंस को समझा दिया। नेक्स्ट है 17 क्या है, अच्छा 1% था। ठीक है, 17 cards numbered 1 2 3 to 17 are put in a box and mixed thoroughly. 1 person draws a card from the box. Find the probability that number on the card is odd, a prime, divisible by 3, divisible by 3 and 2 both. तो देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। आपको बोला है 17 कार्ड जिसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 कार्ड है जिसमें नंबर ये सब लिखे हुए हैं, 17 कार्ड को मिक्स कर दिया गया है। बोला एक पर्सन ने एक कार्ड को ड्रॉ किया, प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो कार्ड उसने ड्रॉ किया उसमें जो नंबर लिखा है वो ऑड है। तो अगर आप 1 से 17 देखोगे तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन सा है, अगर हम ऑड नंबर्स देखें तो वो कौन कौन सा है बताओ। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। तो कितने ऑड नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कह सकते हैं ना एन ऑड कितने हैं, एन ऑड कितने हैं 9, एन ऑड कितने 9 है, और टोटल कार्ड तो 17 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड हो जाएगा 9/17।
बात समझे, ये हुआ फर्स्ट का आंसर, ठीक है, 9/17। सेकंड में बोला है प्राइम, प्राइम इसमें कौन कौन सा नंबर है, मैं डायरेक्टली बता दूं तो प्राइम इसमें कौन कौन सा नंबर है, ये फर्स्ट केस हुआ। प्राइम अगर बात करते हो तो प्राइम जो शुरू होता है वो 2 से होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यही आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 7/17। थर्ड है डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 यहां कौन कौन से नंबर है, सेकंड समझ में आ गया ना, 7/17 क्यों हुआ, क्योंकि 7 ही प्राइम नंबर थे। थर्ड है डिविजिबल बाय 3, 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, एक होता है 3, 6, 9, 12, 15, तो 3 से डिविजिबल होने वाले कितने हैं, 3 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/17। और लास्ट है डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ, यहां ये नहीं बोला है कि आइदर 3 और 2, ऐसा नहीं बोला है, आइदर 3 और 2 नहीं बोला है, यहां पे बोला है 3 and 2 बोथ, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी और 2 से भी। तो इसका मतलब 3, 2 का हम एलसीएम देखेंगे, 3, 2 का एलसीएम होता है 6, तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2 ही ना, 6 और 12, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/17। ठीक है, बात समझ में आया। अब सबको अपने से लिख के सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये भी DIY है आपके लिए, बात समझे, मैंने समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee कॉइन 3 times, अच्छा, एंड नोटिंग इट्स आउटकम each time. Hanif wins if all tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. देखो ये भी उसी क्वेश्चन जैसा है, यहां भी अगर आप सबसे पहले आउटकम अगर लिखना चाहते हो तो कैसे मैंने सिखाया था, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, फिर हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल, लास्ट हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ऐसे ही मैंने सारे आउटकम लिखने सिखाए थे। 3 कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो ये सारे आउटकम होते हैं आपके। तो बोल रहा है कि हानिफ अगर इस गेम में खेल रहा है तो बोल रहा है कि हानिफ तभी जीतेगा जब वो तीनों टॉस जीत जाए, जब उसका तीनों टॉस के बाद जो रिजल्ट आए वो सेम आए। मतलब अगर वो शुरुआत में हेड आया तो अगला भी उसका हेड आए, तीसरा भी उसका हेड आए, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों हेड आए। तो ये तो हमारा एस हो गया। तो एनएस कितना था, 8 था, एनएस 8 था। तो हानिफ के लिए अगर हम केस देखें तो ई इक्वल टू इवेंट फॉर हानिफ, ये क्या हो जाएगा, हानिफ के लिए क्या केस दिया था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बस। हानिफ के लिए जो केस था वो 3 हेड्स और 3 टेल्स का था, 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो 3 हेड और 3 टेल क्या क्या है आपका, हेड 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 है और दूसरा टेल 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 है, ठीक है, यही है। तो एन ई क्या हो जाएगा यहां से 2 के बराबर, एन ई क्या हो जाएगा 2, एन एस क्या है 8 है। तो बताना है कि प्रोबेबिलिटी डेट हानिफ विल लूज द गेम। प्रोबेबिलिटी में ये नहीं कहा है कि हानिफ विल विन द गेम, प्रोबेबिलिटी में कहा है हानिफ विल लूज द गेम। वो जीतेगा कब, जब हमारा इवेंट टोटल हेड, तीनों हेड आए या तीनों टेल आए। बट अगर हम तीनों हेड और तीनों टेल का बात नहीं करेंगे तो अगर हम यहां E2 ले लें, E2 ले ले, इवेंट व्हेन हानिफ लूज द गेम, तो हानिफ जब लूज करेगा गेम को तो उसका NE2 कितना हो जाएगा, NE2 हो जाएगा 6। टोटल था 8 ना, जिसमें जीतने के लिए 2 इवेंट था, लेकिन हारने के लिए तो 6 है, हारने के लिए तो 6 है। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा लूज द गेम के लिए, हम बोलेंगे ना PE2 बराबर क्या हो जाएगा NE2 बाय NS। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6/8। बात समझ में आया। हानिफ के लूज होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 6/8। तो उसके जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होता, PE1 जो होता वो होता 2/8। बात समझे। तो देखो 2/8 जो आया हमारा वो जीतने का प्रोबेबिलिटी आया। लेकिन हम सेकंड मेथड और लगा सकते थे, सेकंड मेथड लगा सकते थे। P लूज निकालना था ना हमको, तो इसको हम बोल सकते थे 1 - P विन, ठीक है, लूज कर रहा है विन कर रहा है, तो 1 - P विन आ गया था 2/8। तो हम कह सकते थे ये हो जाता 6/8। ऐसे भी निकाल सकते थे। बाकी लूज के लिए अलग केस और विन के लिए अलग केस बना के भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जार कंटेन्स 24 marbles, some are green, others are blue. If marble is drawn at random from the jar, the probability of green is 2/3. Find the number of, अच्छा ये बोला है कि एक मार्बल में टोटल 24 मार्बल्स है, जिसमें कुछ ब्लू है कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है कुछ ग्रीन है। इफ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, जार से मार्बल को निकाला गया और बोला गया कि ग्रीन का प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल बी जो है, बी नंबर्स ब्लू के हैं
और जी जो नंबर है वो ग्रीन के हैं। बात समझ में आया, ऐसा माना गया है। तो ग्रीन का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हम पी ग्रीन बोलें वो कितना दिया हुआ है 2/3। तो पी ग्रीन को हम 2/3 होगा वो किसके इक्वल होगा, जी बाय टोटल 24 था ना, जी बाय 24। और पी ब्लू कितना हो जाएगा, पी ब्लू हो जाएगा जो कि गिवन तो है नहीं, इसको हम बोलेंगे b बाय 24 ये बोलेंगे। साथ ही क्वेश्चन में बोला है ना कि टोटल 24 है, तो b प्लस जी कितना हो जाएगा 24, b प्लस जी कितना हो जाएगा 24। तो आपसे पूछा है कि ब्लू कितने होंगे, मतलब b का वैल्यू पूछा है, मेनली b का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ग्रीन का प्रोबेबिलिटी आपको पता है g बाय 24 है, तो ब्लू का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, अगर हम यहां कंपेयर करा जाए तो दोनों का प्रोबेबिलिटी मिला के तो 1 होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ब्लू है और सिर्फ ग्रीन है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि z बाय 24 प्लस, अच्छा ये इक्वेशन तो सेम ही बन जाएगा वैसे, ठीक है इक्वेशन सेम बन जाएगा तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि g अगर आपका कितना दिया हुआ है, g जो है ग्रीन का संख्या है और 24 किसका है, टोटल संख्या है, वो 2/3 के बराबर दिया हुआ है। तो b प्लस जी तो 24 होगा, तो b बराबर हो जाएगा 24 माइनस जी। b बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस जी। तो आप इक्वेशन 1 में रख दो फ्रॉम 1 b का क्या रख दो, अच्छा g का रखना है ना हमें, एक मिनट b बराबर मत लिखो 24 माइनस जी, आप यहाँ पे लिख दो g बराबर 24 माइनस b, क्योंकि हमें निकालना ब्लू ही था। तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, g के जगह पे रख दो 24 माइनस b, तो 2/3 बराबर हो जाएगा 24 माइनस b बाय 24। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करो, क्या आएगा सॉल्व करके, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 72 माइनस 3b, तो 3b बराबर हो जाएगा 24, तो b बराबर कितना हो जाएगा 24/3 यानी कि 8। तो टोटल ब्लू बॉल कितने होंगे 8 होंगे। बात समझ में आया, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। और बाकी आप यहाँ से 48/3 यानी 12, g बराबर आपका, एक मिनट, g बराबर कितना आता 48/3, अच्छा 16 आता, ठीक है। तो 16 आपका कौन सा आता बॉल, ग्रीन, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल दिए कौन सा बॉल, ब्लू बॉल का संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting an even number as the sum, a total of at least 10, अच्छा, a multiple of 2 on one die and multiple of 3 on other। देखो अब यहाँ पे 2 डाइस दिया है, जब हम लूडो में डाइस का यूज करते हैं तो वो हम क्या लिए हैं, 2 डाइस लिए हैं, एक डाइस नहीं लिए हैं, 2 डाइस लिए हैं। तो बोल रहा है उसको जब हम फेंकेंगे तो बताना है कि प्रोबेबिलिटी इन सब केस का क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम डाइस को फेंकते हैं तो हमारा जो टोटल आउटकम होता है वो कैसा बनता है, एनएस आपको पता होना चाहिए कैसा बनता है, एस जो होता है वो कैसा बनता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ये बनाया जाता है। उसी तरह 3 से हम देखते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और क्या 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और इसके बाद है क्या लास्ट 6 1 6 2, सब कॉमा है बीच में, ठीक है 6 3 6 4 6 5 6 6। ये टोटल आउटकम है जब हम एक डाई को फेंकते, 2 डाई को फेंकते हैं साथ में। तो एनएस यहाँ पे कितना आता है, ये आता है 36, ठीक है 36 आता है। तो आपको बोल रहा है इवन नंबर एज द सम, तो आप कहाँ कहाँ जोड़ के बताओ कि इवन नंबर आ रहा है। देखो इवन नंबर कहाँ कहाँ आता है, इवन नंबर एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। जब हम 2 ऑड को जोड़ रहे हैं तभी इवन नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ इवन नंबर मिल रहा है, यहाँ इवन नंबर मिल रहा है, यहाँ पे इवन नहीं मिल रहा है, यहाँ इवन मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे 3 ऊपर से मिला इवन, और कहाँ कहाँ 2 ऑड को जोड़ रहे हैं। अब सेकंड में देखो एक ऑड है एक इवन है, तो हम 2 इवन को जो जोड़ेंगे वो भी इवन देगा। थर्ड में अगेन, ठीक है। फोर्थ में मतलब ये अल्टरनेट दे रहा है ना इवन, तो 3 यहां से 3 यहां से 3 यहां से 9 12 15 18। तो टोटल इवन नंबर आपको कहां कहां मिल रहा है, टोटल कहां कहां कितनी जगह पे मिल रहा है, 18 जगह पे। कौन कौन सा 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 4 6
51 53 56 55 51 53 55, यहाँ पे 62 64 66 इन जगहों पे मिल रहा है, मतलब 3 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो हमारा अगर इवेंट बोलेंगे सम ऑफ इवेंट, सम एज इवेंट, तो यहां पे NE कितना हो जाएगा, NE1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, तो PE1 कितना हो जाएगा 18/36, ठीक है, यानी कि 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। बात समझे, इवन ऑफ गेटिंग इवन नंबर एज अ सम। उसके बाद है टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, 10 से ज्यादा मिलना चाहिए। तो एक बात बताओ 10 से ज्यादा कहां से मिलेगा, देखो 3 6 9 हो रहा है, इससे पहले तो 10 से ज्यादा बनेगा नहीं दोनों को मिला के, तो 10 से ज्यादा शुरू कहां से होगा, अगर आप देखो तो वो 4 6 के बाद ही होगा। तो 4 6 एटलीस्ट 10 हो गया, उसके बाद 5 1 भी नहीं होगा, 5 2 भी नहीं होगा, ये कम मिलेगा, 5 5 ये 10 है, तो ये 10 देगा, ये 10 देगा, ये 10 देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। तो कितनी बार आपको 10 मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 6/36, 6 ही बार ना आपको 10 मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन 10 से कम ही हमेशा मिल रहा है। यहाँ 9 मिल रहा है, बट यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ पे 10, यहाँ 11, तो कितनी बार मिल रहा है 6 बार, ठीक है। उसके बाद वो तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 6/36। और लास्ट अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। अब आपको इसमें देख के बताना है, थर्ड वाला खुद से करना DIY, कि जो आपका 2 है वो शुरुआत में है, बाद में क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है। तो शुरुआत में 2 तो आपका बस इन सब में है, तो शुरुआत में 2 है और बाद में मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस यही। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/36, ठीक है, आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर सफल्ड। A card is drawn from the remaining cards. Find the probability of getting a card of heart, a queen, a card of club, a face, a queen of diamond. देखो ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से ही कर लेना। बाकी आपको मैं अगर बताऊं तो समझा देता हूं कि किंग क्वीन और जैक क्लब का हटा दिया गया। आपको पता है कि कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 2 कलर होते हैं, 26 ब्लैक और 26 रेड। इसमें फिर 2 सूट होते हैं, ब्लैक में होता है आपका क्लब और दूसरा होता है स्पेड, और रेड में होते हैं आपके हर्ट और डायमंड, ठीक है। बोला क्या है, और एक सूट में आपके 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 3 फेस कार्ड होते हैं, जैसे कि क्वीन, किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। बाकी नंबर होते हैं A to 10, ठीक है। तो किंग, क्वीन और जैक 3 फेस कार्ड होते हैं। तो बोला है आपका कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि कार्ड ऑफ हर्ट का कार्ड हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन में दिया है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 3 कार्ड हटा दिए गए हैं, वो क्लब के हटाए हैं, लेकिन हमसे पहला पूछा है कार्ड ऑफ हर्ट। तो हर्ट का पहले आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। तो हर्ट टोटल यहाँ पे अभी भी कितना है 13 है, लेकिन टोटल कार्ड जो थे वो कितने थे 52 में से 3 हटा दिए गए, यानी 49। तो कार्ड ऑफ हर्ट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 13/49। बात समझ में आया, क्योंकि हर्ट तो 13 पूरे हैं, हर्ट का कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस चेंज हुआ है किसका यहाँ पे क्लब का। नेक्स्ट है अ क्वीन। अब देखो टोटल कार्ड में क्वीन 4 होते हैं, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, जिसमें 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 जैक होते हैं। तो आपसे यहाँ क्वीन पूछा है ना, तो क्वीन क्लब का हट गया, मतलब टोटल क्वीन अभी कितना बचा है 3 ही बचा है, और टोटल कार्ड है 49। बात समझ में आया। तो आपसे पूछा था सेकंड क्वीन, तो क्वीन टोटल 4 होते हैं, बट एक हम हटा दिए हैं क्योंकि तीनों फेस कार्ड हट गया है क्लब का, तो 3 कार्ड हट चुका है, लेकिन क्वीन फिर बचा कितना 3, तो 3/49 सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड है अ कार्ड ऑफ क्लब्स। अब देखो क्लब्स का 3 कार्ड हट गया, बचा कितना कार्ड 9 कार्ड, तो 9/49 सॉरी 13 कार्ड होता है ना, तो बचा कितना 10/49, ठीक है। फोर्थ अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, यहां लिखा है किंग क्वीन जैक हट गया क्लब का, तो इसका मतलब 9 ही कार्ड बचे, तो 9 ही कार्ड बचे फेस कार्ड, तो 9/49, ठीक है। एंड फिफ्थ है अ क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड का क्वीन के साथ कोई बदलाव नहीं हुआ, डायमंड का क्वीन कितना होता है 1 होता है, तो 1 बाय कितना हो जाएगा 49। तो ये इनके आंसर है, ठीक है। आप इस सबको खुद से लिख के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है आउट ऑफ 200 बल्ब्स इन अ बॉक्स 12 आर डिफेक्टिव, 1 bulb is taken out at random from the box. What is the probability of drawn ball is not defective? अच्छा देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि 200 बल्ब हैं एक बॉक्स में, कितने बल्ब हैं 200 बल्ब्स है, 200 बल्ब्स हैं, जिसमें से 12 डिफेक्टिव है। तो 200 में से 12 क्या हो गए डिफेक्टिव हो गए, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव बोला है ना, तो 12 डिफेक्टिव है, 12 क्या है डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे 200 में से हम 12 घटा देंगे तो 188 जो हो जाएंगे ये नॉन डिफेक्टिव होंगे, नॉन डिफेक्टिव।
तो आपसे पूछा है कि या नॉट डिफेक्टिव, आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि बल्ब जो ड्रॉ किया गया है वो नॉट डिफेक्टिव है। तो नॉट डिफेक्टिव है, इसका मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव क्या होगा, नॉट डिफेक्टिव क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 188 बाय और 200। बात समझ में आया, क्योंकि टोटल बल्ब कितने थे, 200 थे। बात समझे, यही ना क्वेश्चन, आउट ऑफ 200 12 बल्ब आर डिफेक्टिव, 12 डिफेक्टिव है तो बल्ब ड्रॉ किया गया रैंडमली बॉक्स से, प्रोबेबिलिटी बताना है कि ड्रॉन बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं है। तो डिफेक्टिव जो बल्ब नहीं है वो 188 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 200 है, तो इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी होगा 188 बाय 200। समझे बात को, ऐसे सॉल्व होगा। डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी होता 12 बाय 200। ठीक है, हाँ चलो, ये एक क्वेश्चन है केस स्टडी का, इस पे ध्यान से अब देखो क्या बोला है। इन द मंथ ऑफ मे द वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट गिव द प्रेडिक्शन ऑफ वेदर फॉर द मंथ ऑफ जून। अच्छा, मई के महीने में वेदर जो फोरकास्ट का डिपार्टमेंट है वो क्या किया, प्रेडिक्शन दे दिया जून के मौसम को लेके। तो और प्रोबेबिलिटी उसका दिया हुआ है, बोला है कि जो सनी डेज होंगे, सनी मतलब धूप निकली हुई, देखो यहाँ सूर्य बना हुआ है ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2। क्लाउडी मतलब बादल छाया रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी है x। पार्शियली क्लाउडी मतलब धूप भी निकलेगा बादल भी छाया रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/5। और रेनी सीजन का प्रोबेबिलिटी है y। ठीक है, तो आपसे फिर पूछा क्या है, द नंबर ऑफ सनी डेज इन जून। अच्छा, जून में कितने सनी डे होंगे। देखो प्रोबेबिलिटी तो हाफ दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले ये ध्यान रखना होगा कि जून के कितने डेज होते हैं। आपको पता है ना, जून में टोटल 30 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 30 डेज। तो टोटल डेज इन जून क्या होगा, डेज इन जून ये कितना हो जाएगा 30। टोटल जून में कितने डेज होते हैं, 13 डेज होते हैं। तो सनी डेज का प्रोबेबिलिटी आपको पता है, तो पी सनी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/2। तो टोटल डेज होते हैं आपके कितने 30। तो इसका मतलब NS तो हमारा 30 होगा, लेकिन सनी डेज हम मान लेते हैं x होगा। x हम क्या मान लिए, सनी डेज, या फिर S नहीं मानते हैं, सनी डेज ही लिख देते हूँ। सनी डेज बराबर कितना हो गया 1/2। तो सनी डेज कितने हो जाएंगे, यहाँ से सनी डेज हो जाएंगे 15। ठीक है, तो टोटल सनी डेज क्या हो जाएगा 15। बात समझ में आया, तो 15 इज द राइट आंसर। आगे, इफ द नंबर ऑफ क्लाउडी डेज इज ऑफ जून इज 5, जो क्लाउडी डेज हैं जून में उसके नंबर 5 हैं, तो x क्या होगा। अब हाँ, क्लाउडी डेज जो है वो 5 हैं, तो क्लाउडी डेज का प्रोबेबिलिटी x दिया हुआ है। ठीक है, तो x क्या होगा, x बराबर हो जाएगा आपका क्लाउडी डेज 5 और टोटल डेज 30। तो 5/30 यानी कि 1/6। बात समझ में आया, x कितना आ जाएगा 5/30 यानी कि 1/6। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट डे इज नॉट रेनी। अच्छा, डे रेनी नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डे जो रेनी है उसका प्रोबेबिलिटी तो y है, लेकिन रेनी नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप निकालने का कोशिश करो, अब इसका प्रोबेबिलिटी x तो हो गया ना, पता चल गया ना आपको 5/30 है। ठीक है, तो डे रेनी नहीं है, रेनी का मतलब रेनी के अलावा सनी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, पार्शियली क्लाउडी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सनी डेज का प्रोबेबिलिटी था 1, बट सनी डेज था टोटल 15। कितना था, 15 था। उसी तरह क्लाउडी डेज का प्रोबेबिलिटी था 5/30, पार्शियली क्लाउडी का प्रोबेबिलिटी था 1/5। तो यहां हम बोल सकते हैं ना, पार्शियली क्लाउडी बाय 30 बराबर 1/5। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियली क्लाउडी जो डेज होगा वो कितना हो जाएगा 30/5 यानी कि 6 डेज हो जाएंगे। यहाँ पे क्लाउडी डेज कितने होंगे, 5 होंगे। सनी डेज कितने हैं, 15 है। पार्शियली क्लाउडी कितने होंगे, 6 होंगे। तो रेनी डेज के कितने दिन होंगे, अगर आप देखो तो 15, 520 और 620, 15, 520 और 626। तो बचे कितने दिन, 30 में 4 दिन बचे। कितने दिन बचे, 4 दिन बचे। तो टोटल पार्शियली क्लाउडी डेज आपके हो गए 6। अच्छा, पार्शियली क्लाउडी पूछा था ना, तो वही हमारा आंसर हो। ठीक है, हाँ, पार्शियली क्लाउडी डेज, ये नेक्स्ट का मैंने आंसर बता दिया, ये होगा 6। ठीक है, ये क्या होगा 6 होगा। लेकिन आपसे पूछा था रेनी कौन सा डेज नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो एक बात बताओ, रेनी डे तो यहाँ पे 4 ही हुए, ठीक है, पार्शियली क्लाउडी 6 हुए। तो रेनी के अलावा इन तीनों का अगर हम सम देखें 15, 5, 20 और 6, 26, तो 26 हो जाएंगे हमारे टोटल कौन से दिन,
जो रेनी नहीं है 26 कौन सा हो जाएंगे, जो रेनी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट रेनी क्या हो जाएगा 26/30, यानी कि आंसर होगा 13/15। बात समझ में आया, 13/15 इसका आंसर होगा। आप काट लेना, 2 से काटोगे 13 और 2 से काटोगे 15, ठीक है। तो समझ गए, सनी डेज पूछा था तो आप सनी डेज निकाल दिए प्रोबेबिलिटी का यूज करके। बाकी हम सारे डेज का प्रोबेबिलिटी के साथ साथ डेज, नंबर ऑफ डेज भी निकाल सकते हैं इस डेटा पे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो यहीं तक थे हमारे कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। आप सारे क्वेश्चंस को खुद से अपने से प्रैक्टिस करो, और भी जितना भी एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज हैं या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी आप सॉल्व करो, साथ ही एग्जाम्पलर भी सॉल्व करो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।